काफी चर्चा का विषय रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में काफी बड़ी बड़ी न्यूज भी आई है। ANI जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जानी जाती है वो भी वहाँ पर थी। तो 7 नवंबर 2025 को ये पाली बालराय के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 2 दिन तक जो सरकार के नाक में दम बना के रखा आप लोगों ने। देखो, ये माँ पड़ाव की घोषणा एक दिन में नहीं की, सरकार को बहुत मौके दिए और हमने करीब पिछले 7-8 महीने से लगातार पूरे राजस्थान में अधिकार यात्रा चला रखी थी। भारत सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक पॉलिसी आई हुई है, DNT पॉलिसी। तो तितर-बितर करने के लिए सरकार ने एक दबंधकारी नीति अपनाई और हमारे युवाओं को ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा और 20,000 से भी ज्यादा पब्लिक आई वहाँ पर। तो लाठीचार्ज भी देखने को मिला, पथराव भी देखने को मिला और पूरा रोड हाईवे जाम रहा। 30 घंटे के आसपास 78 लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। किसी के ऊपर केस कर दो तो वो अपना धीरे धीरे टूट जाएंगे, लेकिन अगर हमारे लाल सिंह बोल दिया मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, हमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। तो पहले के आंदोलन देखे जाए तो पूरे शांतिपूर्वक हुए हैं, इस बार इस सिचुएशन ऐसी क्यों बनी? हमारे युवाओं को जबरदस्ती उन्होंने उकसाया तो दोनों तरफ से पतरा हुआ, जिसका हम सबको बड़ा दुख है। 30 घंटे तक बिल्कुल खुला मैदान की तरफ पड़ा रहा और ये हमारे राइकर समाज की और DNT समाज की बहुत बड़ी जीत है। देश आजाद होने के 78 साल बाद भी हाईवे कभी 50 साल हो गए इस हाईवे को बने हुए, लेकिन आज तक 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ था। 2 घंटे तक वार्ताएं चली। 26 तारीख की जो डेट निकल करके आई तो अंदर क्या वार्ताएं हुई? 26 नवंबर को क्या होगा? अंदर की जो वार्ता हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, संभाई के आयुक्त के साथ में और पाली के कलेक्टर महोदय के साथ में, जो हमारी बात हुई उसका मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और उसमें हमारा आदरणीय श्री ओटाराम जी का भी अहम रोल रहा और ओटाराम जी की इस बात से अवगत कराया गया। तो ओटाराम जी से मुख्यमंत्री साहब से बात की और DNT का महापड़ाव रहा। बालराय के अंदर 20,000 से भी ज्यादा पब्लिक आई है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय तो मैं मेरी सबसे बड़ा मेरी DNT समाज को दूंगा और डामेश्वर महादेव की कृपा। डेट दी गई है 26 नवंबर की। अगर वहाँ पर आपके पक्ष में फैसला निकल करके नहीं आता है तो आगे क्या बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? अगर सरकार आइडियल रूट अपनाती है और खाली हमें लॉलीपॉप की तरह से चक्कर पे चक्कर कटवाएगी तो ये तो एक ट्रेलर है। और नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में है राष्ट्रीय पशुपालक संघ के कोषाध्यक्ष कृष्णाराम देवासी तिलवासनी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, आपका भी। आपने हमेशा समाज के हित की बात को और मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आपने मेरे को मंच दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बहुत परिचय, इंट्रोडक्शन जरूर बताएं कि आप जो कोषाध्यक्ष है वो कैसे राष्ट्रीय पशुपालक संघ में जुड़े, उसके बारे में आपका परिचय। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में मुझे शुरू से ही समाज के प्रति लगाव रहा है और मैं समाज हित के लिए और हमेशा मैं मेरा काम करता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 28 साल तक भारतीय सेना के अंदर सर्विस किया और सर्विस के दौरान भी मैंने सामाजिक मुद्दों पे हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू हो या सामाजिक मंचों पे हो मैंने बात उठाई है। और मेरे मन में एक पीड़ा थी कि हमारी समाज के जो हक और अधिकार है वो हमारी समाज को डेली मिलने चाहिए, वो जो नहीं मिलते थे। हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है खास करके शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से, वो पीड़ा मेरे दिल में हमेशा थी। और फिर मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब MP के भोपाल में पोस्टेड था तो हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी वहाँ पोस्टेड थे और उनसे फिर हमारा मुलाकात हुई और हम 3 साल लगभग हम साथ में रहे और हमारा आना जाना मिलता रहा। हम एक तरह हमारे पारिवारिक रिश्ते बन गए और हम एक दूसरे घर आते थे जाते थे। उसके बाद साहब की जो भावनाएं थी, जो साहब की जो समाज के प्रति जो लगाव था, उसको देख के मैं साहब के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मुझे मौका मेरे जैसे रिटायरमेंट आने के बाद में साहब ने भी रिटायरमेंट VRS ले लिया और साहब सामाजिक मुद्दों पे जुड़ गए। मेरा ये था कि भाई साहब इतना मौका दे रहे हैं और साहब ने बोला कृष्णाराम जी आप हमारे साथ जुड़िए और हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और साहब ने सबसे पहले पाली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा तो मैं जोधपुर से गया, साहब का नामांकन रैली में भी गया और उसके बाद में पाली के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ा तो वहां पर भी मैं साहब के साथ रहा और साहब ने बोला कि नहीं हमें कुछ न कुछ राजनीतिक रूप से हमारी उपस्थिति दर्ज करवानी है और हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए राजनीति में एंट्री होना बहुत ही जरूरी है और राजनीति में जब तक हमारी एंट्री नहीं होगी तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते।
तो इसीलिए लाल सिंह जी जो व्यक्तित्व है, लाल सिंह जी की जो वैचारिक सोच है, वो सोच हमारे समाज के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। इसलिए मैं लाल सिंह जी के साथ जुड़ा और फिर बाद में चुनाव होने के बाद में हमने बोला नहीं भाई, चलो जीत हार तो एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, हमारे जो पशुपालक भाई है, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई ऐसी सत्ता या संगठन नहीं है जो कि हमारी बात को आगे रखे। तो उसके लिए हम सब के विचारों से हमारी कोर कमेटी मीटिंग हुई चुनाव के बाद में, हमने नफा नुकसान सबका मतलब डिस्कस कर लिया। और डिस्कस करने के बाद हमने सोचा कि भाई नहीं, कैसे भी करके हमारी समाज के लिए कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे कि हम हर पटल पर सरकार के सामने अपनी बात बेबाकी से रख सकें। तो हमने फिर पाली के अंदर पूरे समाज बंधुओं को इन्वाइट करके समाज की सर्वसम्मति से हमने राष्ट्रीय पशु संघ की स्थापना की और सभी लोगों ने तहे दिल से लाल सिंह जी का शुक्रिया अदा किया और लाल सिंह जी को बोला नहीं, आप आगे रहिए और आप हमारे राष्ट्रीय पशु संघ के अध्यक्ष बनिए और हम आपके साथ रहेंगे। फिर हमारे आदरणीय लाल सिंह जी ने पूरी कमेटी बनाई और कमेटी के अंदर मेरे को राष्ट्रीय पशु संघ के अंदर कोषाध्यक्ष का पद दिया, जिसको मैं मेरी तरफ से पूरा तन मन और लगन से इसको मैं पूरी तरह निभाने की कोशिश कर रहा हूं और निभा भी रहा हूं। और आगे भी इस तरह आप लोगों का सहयोग, समाज का सहयोग मिलता रहेगा, लाल सिंह जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, तो हम इसको पूरी तन्मयता से निभाएंगे। और मैं मेरी समाज को विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके हक और अधिकार की बात को हर क्षेत्र में उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। सर, जो अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आई है। ANI जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से जानी जाती है, वो भी वहाँ पर थी और साहब ने बहुत ही धड़ाकेदार इंग्लिश में भाषण भी दिया और सारी DNT की जो मांगे हैं उनके बारे में भी बताया। तो 7 नवंबर 2025 को ये पाली बालराय के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 2 दिन तक जो सरकार के नाक में दम बना के रखा आप लोगों ने, तो वो काबिल तारीफ है और सरकार आपके सामने झुकी है। और 26 तारीख को डेट भी दी है आप लोगों को कि 26 तारीख को आपके जो प्रतिनिधि मंडल है वह जाएंगे और बातचीत करेंगे और वह आंदोलन भी उस टाइम पे रोक दिया गया था 26 तारीख की डेट आते ही। तो सर, वहाँ के बारे में आप ज़रूर बताइए, 7 नवंबर जो वहाँ की घटनाएं क्या क्या रही, लाठीचार्ज क्यों हुआ, वहाँ पर कई लोगों को चोटें भी आई है, पुलिस वाले भी बताया जा रहा है कि पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और आपके लोग भी घायल हुए हैं और पत्थरबाजी भी देखने को मिली। तो आपकी क्या मांगे थी, क्यों करना पड़ा आंदोलन वहाँ पर बालराय के अंदर, और आपके आंदोलन जो हर बार शांतिपूर्वक होते थे वो इस बार यहाँ पर लाठीचार्ज क्यों हुई, तो क्या कारण रहा, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। सर, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्योंकि मैं उस कड़ी में मुख्य धारा में हूँ और मुझे पूरी जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई ये माँ पढ़ाओ की घोषणा एक दिन में नहीं की जी। हमने सरकार को बहुत मौके दिए और हमने करीब पिछले 7-8 महीने से लगातार पूरे राजस्थान में जी अधिकार यात्रा चला रखी थी जी। तो उसका मेन मकसद हमारा यह था कि भाई सरकार कैसे भी करके हमारे प्रतिनिधियों को बुलाए, हमारे समाज के प्रतिनिधियों को बुलाए और हमारे DNT समाज के प्रतिनिधियों को बुलाए और हमारे साथ वार्ता करें। अब रही बात कि ये आंदोलन करने की या माँ पढ़ाओ करने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक भारत सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक पॉलिसी आई हुई है, DNT पॉलिसी, जिसका पूरा नाम है गोमंतु, अर्ध गोमंतु और विमुक्त जातियां। तो जब हमारा देश आज आजाद हुए 78 साल हो गए, 78 साल होने के बाद भी हमारा देश जो आजादी के बाद में 15% जो जनसंख्या है वो आज दर की ठोकरें खा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम एक तब तो हमारे देश को विकसित राष्ट्र में शामिल करना चाहते हैं और उसमें इन जातियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग इनकी दशा और दिशा देखो, उसके बाद में आप कोई बात इनके पॉलिसी लाओ कि इन लोगों का भी जीवन स्तर सुधरे। तो उसके अंदर रायका, हेबारी और देवासी जाति को भी शामिल किया गया और टोटल उसके अंदर नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 32 यानी 32 जातियां हैं, जिसमें हमारा मुख्य रूप से हमारी रायका, हेबारी और देवासी समाज है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी विषमताएं रख दी जो कि मतलब आगे ये पॉलिसी लागू होगी तो भी हमारे को इसका लाभ DNT समाज को नहीं मिल पाएगा और आज भी कई स्टेट में हुआ है तो फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि भाई कैसे भी करके इसकी जो विसंगति हैं उनको दूर किया जाए। तो इसके लिए हमने सरकार को चेताना शुरू किया। इस पॉलिसी का पूरा हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनाजी कालबेलिया, उन सब ने पूरी स्टडी की, हमने भी पूरी स्टडी की और हमारे सामने जब ये पूरा नोटिफिकेशन सामने आया तो हमने विचार किया कि यार ये तो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई हो और इसके जरिए ही हमारा समाज का विकास संभव है।
तो उसको हमने हमारी एक बहुत बड़ी नींव का पत्थर माना और हमारे आदरणीय लाल सिंह जी, जिसको हमारे डीएनटी समाजों ने सर्वसम्मति से उसका अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के साथ साथ डीएनटी संघर्ष समिति ने बोला कि राष्ट्र लेवल की जो बात होगी उसके अंदर हमारे राष्ट्र के नेता है वो आदरणीय लाल सिंह जी रायका रहेंगे। दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल जी कालबेलिया ने हमें यहाँ तक बोला कि साहब हम तो छोटे भाई हैं आपके और हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपका सहयोग करने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमारा कैसे भी करके इसमें सहयोग कीजिए। तो हमने हमारे आदरणीय लाल सिंह जी की सोच को देखिए, लाल सिंह जी ने बोला भाई अब छोटा बड़ा नहीं, हम बराबरी के भाई हैं और हम आपके हक और अधिकार की आवाज को उठाने के लिए आप मेरे साथ अगर मेरे पर भरोसा किया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आखिरी सांस तक आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा और आपको हक और अधिकार दिला के रहूंगा। तो फिर ये बात हुई। उसके बाद हम सरकार को धीरे धीरे ये अपना ज्ञापन देने शुरू किए। तो सबसे पहला आंदोलन हमने पाली में किया, उसके बाद बीकानेर में किया, उसके बाद जोधपुर में किया, उसके बाद जयपुर में किया, फिर भीलवाड़ा में किया। तो कोई बोलता है कि नहीं आप वहां नहीं किया बताया नहीं, तो ये बातें मिथ्या है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। तो और ये हर लोकतंत्र की यही तो ताकत है कि आपको अगर कोई बात कलम से माने तो अच्छी बात है, पत्रचार से माने तो अच्छी बात है, लेकिन माननी चाहिए। तो कुल मिला के हमारी बातों को ऊपर इन्होंने गौर नहीं किया, नहीं माना। तो उसके बाद में हमने फिर बाद आखिर में तंग आकर के हमने सोचा यार इतने 7-8 महीने होने के बाद भी, 4-5 आंदोलन करने के बाद भी सरकार हमारी बात को बिल्कुल नहीं मानती है, तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है। सरकार हमारे जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य होता है कि जनता की आवाज को विधानसभा में रखें, लोकसभा में रखें और जन भावनाओं की कदर करें। तो फिर आखिर हमारा आदरणीय श्री लाल सिंह जी और रतनलाल जी कालबेलिया और हमारी पूरी कोर कमेटी ने ये मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके हमने आखिर बढ़ाव लिया कि हम महापड़ाव करेंगे। और महापड़ाव के अंदर सरकार को एक चैलेंज दिया कि अगर आपने हमारी समय रहते हमारी बात मान ली तो सबसे बढ़िया है, और नहीं मानी तो आने वाली 7 नवंबर 2025 को हम हमारा महापड़ाव करेंगे बालरई सुबेरपुर जो 162 हाईवे जो हमारा लाइफ लाइन है बॉम्बे और अहमदाबाद का, उसके ऊपर हमने महापड़ाव शुरू किया। तो महापड़ाव शुरू करने के बाद हमने पूरे संवैधानिक तरीके से जिस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रशासन ने हमने सारी मांगी, परमिशन मांगी, लेकिन प्रशासन अड़ियल लोग अपनाता रहा, क्योंकि उनको भी अधिकारी को कोई गलती नहीं होती, इसमें गलती होती है जनप्रतिनिधियों की, सरकार की। तो सरकार और जनप्रतिनिधि जब इस बात को नहीं समझते हैं और वो अपनी बात को हर तरफ रखते हैं तो ऐसा नौबत आती है। तो प्रशासन ने हमने अंतिम दौर तक हमने हमारी लोकल प्रशासन पाली लोक प्रशासन से भी वार्ता के लिए मैं शामिल था उसमें। तो हमने बात की भाई हम आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कई रोड़े अटकाने की कोशिश की, कई दमनकारी नीतियां भी अपनाई, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो कुशल नेतृत्व है और वो एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। उसकी वजह से हम उस चीज के अंदर उनकी बात को नहीं माना और हमने बोला भाई महापड़ाव तो होगा और वहीं पर होगा जो हमने धरना स्थल डिसाइड किया हुआ है। तो उसके अंदर हमारे समाज के और डीएनटी समाज के लोगों ने बहुत बड़ा जनसलाह उमड़ा और उमड़ने के बाद में हमारे सभी लोगों ने इसमें अंदर पूरा सहयोग दिया। जब सरकार का एक दिन, तो सरकार सोचा एक दिन में चले जाएंगे, 2 दिन रहा। उसके बाद में जब हमारा वार्ताओं का दौर हुआ हमने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम लोकल लेवल पे कोई बात नहीं करेंगे, लोकल प्रशासन से हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो हम सीधी सरकार से करेंगे, कैबिनेट मंत्रियों से बात करेंगे जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो उसके बाद में जो बात हुई उसको हमारे को तितर बितर करने के लिए सरकार ने दबंधकारी नीति अपनाई और हमारे युवाओं को ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्होंने डराने की, धमकाने की और केस करने की बहुत सारी हमारे ऊपर वो डाल दिया कि भाई आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो मतलब अपनी तरफ से करते रहे। तो लेकिन हमारे युवा, हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारा कुशल नेतृत्व, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम इस बात से बिल्कुल नहीं डरे कि हमें किसी भी हालत के अंदर वापस नहीं जाना है जब तक सरकार हमारे सामने वार्ता का प्रस्ताव लेके नहीं आ जाती। आखिर हमारे लाल सिंह जी की ये दृढ़ निष्ठा, हमारे समाज की ये एकता, डीएनटी समाजों की एकता और हमारे सभी समाज बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग की वजह से हमें इस जीत में सफलता मिली। और आखिर कई वार्ताओं के दौर के बाद में सरकार इस चीज को माना कि नहीं, आप 26 नवंबर 2025 को जयपुर में आइए और हम आपके साथ वार्ता के लिए
तैयार है। और वो भी हमारा लाल सिंह जी का एक सिद्धांत है कि जब तक लिखा हुआ नहीं देख लेता हूं तब तक मैं किसी चीज को मानता नहीं हूं। सर, जो 7 नवंबर का आपका महापड़ाव रहा, वहाँ पर काफ़ी पब्लिक भी आई, पूरा राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा, और 20,000 से भी ज़्यादा पब्लिक आई वहाँ पर। और वहाँ पर जो लाठीचार्ज भी देखने को मिला, पथराव भी देखने को मिला, और पूरा रोड हाईवे जाम रहा 30 घंटे के आसपास। ऐसे बताया जाता है कि 30 घंटे तक हाईवे जाम रहा। तो उसके बारे में आप बताएं। और बताया जा रहा है कि 78 लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, तो उसके बारे में भी आप बताएं जरूर। तो ये क्या होता है कि सरकार को डराने की, धमकाने की एक चाबी होती है कि किसी के ऊपर केस कर दो तो वो अपना धीरे धीरे टूट जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को और प्रशासन को ये मैं बताना चाहता हूं नंगे की चोट पे कि किसी भी हालत में चाहे आप कुछ भी कर लेना, अगर हमारे लाल सिंह जी बोल दिया कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं तो हमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। हम जरूर इस बात को बिल्कुल खंडन करते हैं। और हमें भी कल ही पता चला है कि 78 आदमी के ऊपर FIR दर्ज हुई है, जिसमें सबसे पहला नाम हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी का है, उसमें मेरा भी है। तो कोई बात नहीं, हम तो शुरू से बोल चुके हैं, हमें इन चीजों का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोगों के ऊपर FIR है उनको डरने की, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशुपालक संघ ही आपके केस लड़ेंगे। और पहली बात तो हमारी पहली ये शर्त है सरकार के सामने कि जब तक हमारे 78 केस वापस नहीं हो जाते तब तक हम अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो सरकार ने और प्रशासनिक अधिकारी जो वार्ता मौजूद थे उन्होंने पहला यही वचन दिया है हमारे को कि नहीं, ये केस आपके वापस हो जाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, और FIR लगाकर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो मैं मेरे साथियों से, युवा साथियों से, सभी से कहना चाहता हूं, उनके परिजनों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपको डरने की और रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रयास में जिसमें लगे हो लगे रहिए और लाल सिंह जी के कंधे को मजबूत करते रहिए और एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी। सर, जो लाठीचार्ज की जो सिचुएशन कैसे बनी, क्यों बनी? क्योंकि आपके आंदोलन है जो बहुत सारे आंदोलन भी हुए पहले भी, तो उसमें शांतिपूर्वक, क्योंकि लाल सिंह जी का नेतृत्व वो ऐसे करते हैं कि उनके जो पहले के आंदोलन देखे जाए तो पूरे शांतिपूर्वक हुए हैं। तो इस बार इस सिचुएशन ऐसी क्यों बनी, क्या कारण रहा कि लाठीचार्ज हुआ और लोगों के ऊपर पथराव भी हुए और पुलिस वालों ने भी पथराव किया? और वीडियो में भी, कई वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि लोग भी पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये सरकार की और पुलिस प्रशासन की ये चाल होती है कि कैसे भी करके इनको तितर बितर कर दो, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। हमारे युवाओं को उकसाया गया, हमारे युवाओं को बार बार, वो उनमें से ही कुछ लोग हमारे सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, तो बीच में आते थे, कुछ उत्पात कर देते थे, कुछ कैसे भी करके उनको उकसाना, फिर बाद में या तो एक आधा पत्थर खुद फेंक देना और उसके बाद में उस बात को आगे बढ़ा देना। तो आपको पता है कि अगर आप किसी आदमी को आप बार बार उकसाओगे तो गुस्सा आना वाजिब है। और वो हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि आज इतना 78 साल हो गया लेकिन हमारे जो हक और अधिकार हमारे को मिल नहीं रहे और हम पीछे दिनों दिन पीछे जा रहे हैं। तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? अगर हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो हमारे युवाओं को जबरदस्ती उन्होंने उकसाया, तो दोनों तरफ से पथरा हुआ, जिसका हम सबको बड़ा दुख है। और उसमें हमें कभी ये नहीं चाहते थे, पुलिस वाले भी हमारे भाई है, प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी हमारे भाई है। हम सबसे, हमने शुरू से ये कहा भी हम समन्वय चाहते हैं और आप हमारे साथ अगर समन्वय से काम करोगे तो आपको हम दिक्कत नहीं आने देंगे। हमें पुलिस प्रशासन की प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ में, हमारे भाइयों के साथ में, हमारी युवा शक्ति के साथ में या हमारी मातृशक्ति के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में कोई अभद्र व्यवहार ना करें, कोई ऐसी बात नोपताब ना करें कि जिससे कि आगे स्थिति बिगड़े। लेकिन वो सिचुएशन कैसे बिगड़ी वो अभी वो अधिकारी जाने उस चीजों के बारे में, लेकिन हमारी और हमारे पूरी टीम की यही कोशिश रही। आपने तो देखा होगा कि हमारे ही समाज बंधु उनको रोक रहे थे, नहीं कि वो पुलिस की ताकत से रुके, वो रुके हैं तो हमारे ही समाज बंधुओं के कहने से रुके हैं। और हम सबका जो वरिष्ठ टीम है उन सबका यही कर्तव्य था और हमने उस चीज को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया। वो 5-10 मिनट थोड़ा बहुत हुआ और उसके बाद में ये बात शांत हो गई और फिर पुलिस ने भी बड़ा संयम से काम लिया। पुलिस भी हमारे सामने खड़ी नहीं रही और हाईवे उन्होंने डाइवर्ट कर दिए और यातायात को भी दिक्कत नहीं हुई और सभी लोग अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते रहे। और हमारे सामने बिल्कुल हाईवे 30 घंटे तक बिल्कुल खुला मैदान की तरफ पड़ा रहा। और ये हमारे राइकर समाज की और डीएटी समाज की बहुत बड़ी जीत है। देश आजाद होने के 78 साल बाद भी हाईवे, कभी 50 साल हो गए इस हाईवे को बने हुए, लेकिन आज तक 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ था। लेकिन ये हमारी समाज की एकता और संगठन की एकता, कुशल नेतृत्व और समाज बंधुओं का सहयोग की वजह से ये काम संभव हो पाया और जिससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर राइज हुआ, प्रेशर बना
कि सरकार को मजबूरन ये हमारे सामने डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, इस कमेटी को हमें वार्ता के लिए बुलाना चाहिए और हमें हक और अधिकार की इनकी बात शुरू करनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये प्रस्ताव आया, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी ने और पूरे समाज बंधुओं ने, जहां पर वो जो जितने भी महापड़ाव में सभी जो कार्यकर्ता थे, उन समाज ने हर्ष इस बात को स्वीकार किया और हम वार्ता चाहते हैं। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे हैं, हमारा कोई उपद्रव नहीं। हमारी इन समाजों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये समाज तो आजादी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाने वाले समाज है, बहादुर कौम है, इनको कोई कमजोर ना समझे। हाँ, बिखरे हुए जरूर है, लेकिन हमारी जाते डीएनटी समाज कमजोर नहीं है और हम हमारा हक और अधिकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये तो एक ट्रेलर था और आगे देखो, अगर भगवान करे, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर सफलता मिले और डीएनटी पॉलिसी लागू हो, विसंगतियां दूर हो और हमारा जो मेन मांगे हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको कि इसके अंदर हमारी 10% आरक्षण जो शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही जरूरी है, वो मिलेगा। फिर बाद में हमारे जितने भी डीएनटी समाज है वो जंगलों में वास है या गोचर में वास कर रही है, तो उनके लिए आवासीय पट्टे हो, उनके पशुओं के बाड़ा हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 300 वर्ग गज की जमीन उनके रहवास के लिए और 300 वर्ग गज उनको उनके बाड़े के लिए चाहिए, वो मिलनी चाहिए। शहर के अंदर हमारा कोई डीएनटी समाज का बंधु रहता है तो उसको 100 वर्ग गज का पट्टा मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हाई कॉलेज हैं, आईआईटी हो, आईएमए हो, इस सब के अंदर सीटें रिजर्व होनी चाहिए और सभी जातियों की है, लेकिन इन जातियों के कब होगा? हमारा आज देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, कोई सेना के अंदर बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर उठा के देख लो, इनकी कोई 100 में से लाखों में से एक आधा मिल जाए, उसकी मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं के बराबर है, शून्य है। जो जनसंख्या के हिसाब से जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ और वही हम मांग रहे हैं। वो हमारे जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हम सरकार का भी स्वागत करेंगे और अधिकारियों का भी स्वागत करेंगे कि भाई आप हमारी पॉलिसी को लागू कीजिए और हम आपके साथ हैं। सर, जो 2 घंटे तक वार्ताएं चली, 26 तारीख की जो डेट निकल करके आई, तो अंदर क्या वार्ताएं हुई, 26 नवंबर को क्या होगा उसके बारे में आप जरूर बताइए। इसमें हमारी शुरू पहली मांग ये थी कि जो अंदर की जो वार्ता हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, संभाई के आयुक्त के साथ में और पालिका के कलेक्टर महोदय के साथ में, जो हमारी बात हुई उसका मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि हमारे पूरी डीएनटी संघर्ष समिति के सदस्य और राष्ट्रीय पशु संघ के अध्यक्ष लाल सिंह जी, रत्ना जी कालबेलिया और हमारे और 3-4 मेंबर और थे, उन सबको उधर बुलाया। तो उन्होंने बुला के सबसे पहले हमारे मांग थी, हमारी मांग यही थी कि हम वार्ता चाहते हैं और वार्ता हम कैबिनेट स्तर की चाहते हैं। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, और उसमें हमारा आदरणीय श्री ओटाराम जी का भी अहम रोल रहा और ओटाराम जी की इस बात से अवगत कराया गया। तो ओटाराम जी से मुख्यमंत्री साहब से बात की और उन्होंने इस बात को किया कि भाई हम कैबिनेट स्तर की बात चाहते हैं, तो इसमें एक कैबिनेट मंत्रियों का एक कमेटी बन जाए। तो इसमें सबसे मुख्य उन्होंने, क्योंकि ये जो समाज का जो अपना डीएनटी समाज का जो मंत्रालय है वो हमारे आदरणीय श्री अविनाश गहलोत साहब के पास में है, जो इसके मंत्री हैं, तो वो इसके मैन वो रहेंगे। उसके बाद में हमारे आदरणीय श्री ओटाराम जी रहेंगे, उसके बाद में इनके 1-2 मंत्री और रहेंगे और उसके बाद हमारे डीएनटी संघर्ष समिति के और राष्ट्रीय पशु संघ की कार्यकारिणी के जो मैन आदमी है। और हमारा कोशिश ये है कि हम सभी समाजों का प्रतिनिधित्व देंगे और सभी समाजों के एक कैंडिडेट जरूर रहेगा और सभी की सहमति से उसमें मेंबर चुने जाएंगे और उस वार्ता का दौर आगे हम शुरू करेंगे। सर, जो डीएनटी का महापड़ाव रहा बालराय के अंदर 20,000 से भी ज्यादा पब्लिक आई है, और तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? प्रवासी लोग भी काफी आए हैं, क्या क्या सहयोग रहा लोगों का, तो वो आप जरूर बताएं। मैं आपको बताते हुए मुझे अति खुशी हो रही है कि इसका श्रेय तो मैं मेरी डीएनटी समाज को दूंगा और कुशल नेतृत्व को दूंगा, युवा शक्ति, मातृशक्ति, बुजुर्ग का आशीर्वाद और डामेश्वर महादेव की कृपा, और ये सब हमारे ऊपर बनी रही। और हमारे प्रवासी बंधु है वो भी वहां से अपना व्यापार छोड़ करके हमारे बीच में आए, और जो नहीं आए वो भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ में थे। और हमारे जो पशुपालक है, जो माइग्रेट होते हैं, जो एक स्थान जो एमपी से वहां से भी आए, और उसके बाद में हमारे इस महापड़ाव को समर्थन राष्ट्र लेवल के, मतलब अदर स्टेट का भी मिला, जिसमें हमारे पास कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, गुजरात के ये नेता भी थे जो कि इन आंदोलनों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक एक्चुअल में हमारा अकेले का मुद्दा नहीं है, राजस्थान की समस्या नहीं, ये पूरे देश भर की समस्या है। तो इन सब का हमें जन समर्थन मिला, इन सब का हमें समर्थन मिला। और मैं सबसे ज्यादा हमारे प्रवासी बंधु है जितने मेरे देवासी समाज का, उनका मैं विशेष
आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहाँ हाजिर नहीं होते भी उन्होंने हमारा आर्थिक रूप से, धन बल से बहुत बड़ा सहयोग किया, जिससे हमें ये सारी व्यवस्थाएं करने की बहुत ज्यादा सुविधा रही। और हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की कुछ वो अड़चनें थी, जिसकी वजह से जैसी सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। उन्होंने बिल्कुल बैरिकेड लगाने की कोशिश की, लेकिन हमने फिर भी हमारे हर भाइयों को रहने के खाना पीना, चाय पानी, बिस्तर, ये सारी सुविधाएं हमने वहां की। और इसका श्रेय मैं मेरी समाज को, मेरे डीएनटी समुदाय को और हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी और रत्ना जी कालबेलिया और हमारी पूरी वरिष्ठ टीम और सभी युवा शक्ति और सब पूरी समाज को जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन किसी चीज को सफलता पाने के लिए कोई न कोई लीडिंग करने वाला चाहिए। और जब तक आपके पास निष्पक्ष और निस्वार्थ, जब तक आपके पास लीडरशिप नहीं होगी, तब तक उस समस्या को मुकाम तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो मैं सभी समाज बंधुओं का, प्रवासियों का, मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्गों का, इन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इनकी बदौलत ही हम ये जंग जीत पाए हैं और आगे वार्ताओं का दौर शुरू होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैदान में भी हम जीतेंगे और टेबल के ऊपर भी लड़ाई हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी के नेतृत्व हम जरूर जरूर जीतेंगे। आप विश्वास बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कदम से कदम मिलाकर के लाल सिंह जी की, जब लाल सिंह जी आवाज लगाए वहां पे हमें हाजिर होना है। तो लाल सिंह जी हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, जो जयपुर में मीटिंग होगी, जो वार्ता का दौर 26 तारीख को निकल करके आया हुआ है, 26 तारीख को आपको डेट दी गई है 26 नवंबर की, तो उस दिन क्या होने वाला है? अगर वहाँ पर आपके पक्ष में फैसला निकल करके नहीं आता है तो आगे क्या बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हमारा मकसद ये नहीं है कि वार्ता, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सरकार से भी यही हम ये प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जो वार्ता हो सकारात्मक माहौल में हो और आपको भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और हम भी हमारी तरफ से पूरा दिल बड़ा रखेंगे कि किसी तरह की कोई अड़चन पैदा ना हो। अगर सरकार आइडियल रूट अपनाती है और खाली हमें लॉलीपॉप की तरह से चक्कर पे चक्कर कटवाएगी तो ये तो एक ट्रेलर है और बाकी आंदोलन आगे करते रहेंगे। और क्योंकि आपको पता ही है आरक्षण की लड़ाई है, ये जो पॉलिसियां हैं इनके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये हमारे लिए कोई अतिशय नहीं हो गया कि भाई वार्ता पे बुला लिया तो हम बहुत कुछ हो गया, इससे हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। हम तो जिस दिन धरातल पे ये पॉलिसी उतर जाएगी, हमारे डीएनटी समाज को ये पूरी पॉलिसियों का लाभ मिलने लग जाएगा, तब तक हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पूरी तरह हमें उम्मीद है कि वार्ता हमारी सकारात्मक माहौल में होगी और हम इसमें जरूर जरूर सफल होंगे। सर, आप हमारी ऑडियंस के थ्रू अपनी जनता को लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में आप जरूर बताएं। मेरा एक ही मैसेज है कि हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी और डीएनटी संघ समिति के अध्यक्ष श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री रत्ना जी कालबेलिया, इन सबका आदेशों का हमें पालन करना है। और हमारे युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा संयम रखें और जब भी लेकिन आप अपना जोश बरकरार रखें। जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और सभी समाज बंधुओं से भी मेरा, डीएनटी समाज बंधुओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा जिस तरह का सहयोग किया था इसी तरह आगे भी बना के रखें और ताकि हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और हम हमारा हक और अधिकार ले सकें। तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और हम आपस में प्रेम भाव और सद्भाव से हम आगे बढ़ें। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है और रखनी भी नहीं चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं और मैं मेरे समाज बंधुओं से भी बोलता हूं कि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को सहयोग कीजिए और जंग हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मेरे को मौका दिया राकेश जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपको हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आकर के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो ये बात करने की जो शैली है, जो आपका वार्तालाप शैली है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और राकेश जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि भगवान आपको दिन दूनी रात चौगनी प्रगति मिले और आप इस सेक्टर में आगे बढ़े। और मैं आपको 3 साल से लगातार जानता हूं, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है और समाज के प्रति जो आपके दिल में जो तड़प है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ऐसा होना भी चाहिए। जिस जन्म बोलते हैं ना, जिस घर में हमने जन्म लिया है और उस घर में जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज का अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। तो आप लोगों से मेरा यही है कि आपको भगवान, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में सफल रहें और आपका जिंदगी सुखमय रहे।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। साथियों, अभी तक आपने कृष्णाराम जी देवासी जी के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, आपके सामने हाइप का बटन दिखाई दे रहा हो तो। और साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, आपने हमारा ये राकेश देवासी पॉडकास्ट का ये पॉडकास्ट वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।